नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत करता हूं मैं चीती मीडिया पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं और मेरे दर्शक दोनों ये जानना चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। पिछले 1.5 महीने से बंगाल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग इन द सेंस विक्टिम्स की टेस्टिमनीज रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो विक्टिम्स ने वहां की भयानक स्थिति बताई है, ऐसा लगता है कि हम इतने असहाय क्यों हो गए हैं। जो कर सकते हैं उनके लिए करें और जरूर करें। तो कहीं ना कहीं कोरोना पीछे छूट जाता है और जिस प्रकार से हिंसा वहां हो रही है जस्ट बिकॉज उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, तो लगता है कि हम तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि दिल्ली में सुरक्षित हैं। सोचिए अगर वहां होते, उनके बीच में होते, वो हो सकता था। तो आज भाई और बहन हमारे सुरक्षित नहीं है। वहां कुछ करना चाहिए, पूरे भारत को कुछ करना चाहिए। जी, आप बंगाल में इतनी सक्रिय हैं तो बंगाल से जुड़ा आज का सवाल है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। बंगाल में जो लगातार चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, चुनाव के दौरान भी हुई, चुनाव के पहले भी हुई, वो तो खैर मीडिया में चर्चा में आता रहा समय समय पर, लेकिन अभी जो चुनाव के बाद वह हिंसा हो रही है और जिस तरह की वहां से खबरें आ रही हैं वो काफी चिंताजनक हैं। और आप लगातार वहां पे सक्रिय हैं और आप कोर्ट रूम में भी मौजूद थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पे क्या कुछ हुआ, क्या कहा कोलकाता हाई कोर्ट ने और उसका क्या परिणाम होगा आगे। देखिए, कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए हैं, कई सारे केसेस कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल किए गए हैं। इन केसेस में कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जबरदस्त हिंसा चल रही है जिसमें टीएमसी और पुलिस शामिल है। जो लोग हैं उनको मारा पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, या आरएसएस के लोग हैं। इस पर उनको बचाया जाए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक कमेटी बनवाई और कहा कि कमेटी ग्राउंड पर जाएगी, विक्टिम से बात करेगी, विक्टिम्स की कंप्लेंट्स लेगी और हमें बताएगी कि जमीन पर क्या हुआ है, जो विक्टिम्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो कमेटी ने 5 दिन की अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की। उस पर आज 6-7 बातें कलकत्ता हाई कोर्ट ने कही हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, पहली बात कि जो भी कंप्लेंट्स 2 मई के बाद आई हैं चुनाव रिलेटेड हिंसा को लेकर, चाहे पुलिस के पास आई हैं चाहे वो एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आई हैं, सभी पे पुलिस को एफआईआर लॉन्च करनी है, जो वो नहीं कर रही थी अब तक। दूसरा कहा है, सभी विक्टिम्स को स्टेट को मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। तीसरा, राशन कार्ड है कि नहीं है, गुम गया है, छीन लिया गया है, कुछ नहीं, आपको सभी विक्टिम्स को जो हिंसा के शिकार हुए हैं राशन देना है। साथ में ही नोटिस इशू किया है जो जादवपुर के वहां एसडीएम हैं और डीसीपी हैं कि तुम्हारे जादवपुर में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम आई थी उस पर अटैक कैसे हो गया, तुम्हारे खिलाफ हम अवमानना का नोटिस इशू करते हैं। और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि आप जितना भी रिकॉर्ड है 2 मई के बाद फोन आए हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब प्रिजर्व करके रखोगे, हम उनको देखेंगे। साथ में ही जिस बीजेपी लीडर अभिजीत सरकार की हत्या की गई थी और कहा गया था कि पोस्टमार्टम मिली भगत से हो रहा है, इनका सही बात सामने नहीं आ रही, कोर्ट ने कहा है उसका दोबारा पोस्टमार्टम कलकत्ता के अस्पताल में होगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है और इससे कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी ये माना है कि 2 मई के बाद हिंसा हुई है, विक्टिम्स हैं और विक्टिम्स को राशन भी मिलना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। तो इस कदम का बहुत स्वागत करते हैं। जी, आप वहां के कुछ विक्टिम्स से भी मुलाकात आपने की या जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस रिपोर्ट के अंदर क्या थी, और जो वहां पे पीड़ित लोग हैं उनसे आपने क्या मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि वास्तव में स्थिति क्या है। देखिए, अगर मैं शुरू करूं कि बंगाल में क्या हुआ, उसमें आपकी तीनों बातों का जवाब आ जाएगा। बंगाल में 2 मई के बाद जब रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी की टीएमसी जीत गई और पूर्ण बहुमत से जीती। 294 सीट्स में से 213 सीट्स उनको मिली, बीजेपी को 294 में से 77 सीट्स मिली और एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था, जीत गए हैं, सरकार में आ रहे हैं। 4 राज्यों में सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, कहीं भी तांडव नहीं हुआ हिंसा का। बंगाल में हिंसा का तांडव हुआ और उसका पैटर्न पूरे बंगाल में था, बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में था, पूरे के पूरे बंगाल में था। और क्या था वो कि 100-150 लोग आते, खेला होवे करके चीखते ही चिल्लाते हुए आते,
घरों के अंदर वो क्रूड बॉम्ब्स, देसी बॉम्ब फेंकते। उनके हाथ में लाठी होती, डंडा होता, उनके हाथ में तलवार होती, पिस्टल होता, ब्लेड्स होते, चाकू कटारी होती, हसिया होती, और उससे वो जो आदमी है उनको अटैक करते, कईयों को मार दिया, कईयों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और जो औरतें थी उनका शील भंग किया, सेक्सुअल असॉल्ट किए, रेप्स किए और गैंग रेप्स किए। उसके बाद घर को जला दिया, पहले लूटा फिर घर को जला दिया और आगे बढ़ गए, कह गए कि हम दोबारा आएंगे। ऐसे गांव के गांव में ये हिंसा का तांडव चलता रहा। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, लोग घरों को छोड़ के रेफ्यूजी हो गए, लोगों ने शरण ले ली शरणार्थी कैंपों में या कहीं भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ। और उस समय पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस चुप रही, पुलिस के सामने हिंसा का तांडव हो रहा था, पुलिस चुपचाप देख रही थी। और लोग कहते ये सब हो रहा है, आप हमें बचाइए। उसने कहा बीजेपी को वोट क्यों दिया? तुम तो शेड्यूल कास्ट के हो, तुम्हें मोदी बनना है, तुम बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो? ये कहना था वहां के पुलिस के ऑफिसर्स का। और अगर लोग वहां जाते पुलिस स्टेशन की हमारी कंप्लेंट ले लीजिए, तो पहले तो पुलिस कहती नहीं कंप्लेंट नहीं, कोविड है बाद में आना। वरना वो कहती एक पेज की या 4 लाइन्स की कंप्लेंट दे दो। तीसरा वो कहती सब अपराधियों के नाम मत दो, कुछ के दो कुछ को छोड़ दो, टीएमसी लीडर्स के नाम मत दो। नहीं तो पुलिस टीएमसी लीडर्स को इन्फॉर्म कर देती, वो लोग उनके घर पहुंच जाते और कहते एक लड़की के साथ हमने सेक्सुअल असॉल्ट किया, 2 और लड़कियां बाकी हैं, कंप्लेंट विड्रॉ करो। इसी पुलिस ने, हमारे पास केसेस हैं, काउंटर एफआईआर्स लॉन्च कर दिए उन्हीं विक्टिम्स के परिवारों के खिलाफ। और एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन चुप रही, यानी इनका राशन कार्ड छीन लिया गया कि इनको दीदी का राशन नहीं मिलेगा, मोदी का राशन लेकर आओ। उसके बाद आधार कार्ड छीन लिया गया कि पहचान ही छीन ली गई। फिर मनरेगा में 200 रुपए की जो रोज जॉब मिलती है, काम मिलता है, वो भी नहीं दिया गया, सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। बहुत ही बुरी स्थिति है इनकी। अच्छा, कुछ नियम भी रखे गए कि अगर आपको वापस आना है अपने घर में तो ये 5 नियम पालन करने पड़ेंगे। पहला, टीएमसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा, टीएमसी का झंडा उठाना पड़ेगा। बीजेपी में रहे हो इसलिए माफी मांगनी पड़ेगी, उठक बैठक लगानी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, माइक से अनाउंस करना पड़ेगा कि बीजेपी में रहे हैं, हमने गलती कर दी, आगे से हम कभी बीजेपी नहीं करेंगे। अपने घर की लड़की को देना पड़ेगा, टीएमसी वालों के हवाले करना पड़ेगा, तब टीएमसी के लोग तय करेंगे कि इनको वापस घर में रहने की इजाजत देनी है कि नहीं देनी है। इतनी भयानक स्थिति है जो हम बांग्लादेश में देखते होंगे या पाकिस्तान में देखते होंगे, आज वो बंगाल में स्थिति है। और हम नहीं कह रहे, ये विक्टिम्स कह रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, जिनके बेचारों के पास महीने का 3,000 4,000 कमाते हैं, आज पुलिस चौकी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या घर से भागना पड़ रहा है क्योंकि काउंटर एफआईआर फाइल हो गई है और इनकी एफआईआर फाइल नहीं हो गई। जी, अब मैं, आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान का जिक्र किया कि वहां के जैसे कुछ हालात है, तो वहां पे तो चीजें सुनियोजित तरीके से की जाती हैं, वहां पे प्लानिंग की जाती है, उसके हिसाब से लोगों के ऊपर इस तरीके के जुल्म किए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बंगाल में ये जो हिंसा हो रही है, ये अकस्मात लोगों में उभरा जनाक्रोश है या फिर इसके पीछे सुनियोजित तरीके से की गई प्लानिंग है, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से ये सारी चीजें की जा रही हैं? क्या कहना है आपका? ये एक सोची समझी साजिश है। ये साजिश है कि उन लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, सपोर्ट दिया है या टीएमसी का विरोध किया है, खासकर औरतें, खासकर शेड्यूल ट्राइब के लोग, इनको सबक सिखाना है। सबक सिखाना है कि आज के बाद विरोध का कोई भी स्वर बंगाल में उठ ना पाए टीएमसी के खिलाफ। और समस्या ये है कि टीएमसी के हम क्या सोचते हैं, वो पार्टी वर्कर है। सीपीएम ने रूल किया 34 साल तक बंगाल में, जितना उसका वर्कर था वो सब टीएमसी में आ गया है। सीपीएम की पॉलिसी होती है, हिंसक होते हैं वो लोग, जो कम्युनिस्ट होते हैं, वो चाहे यहाँ हो या चाइना में या कंबोडिया में हो, वो हिंसक होते हैं। तो वो हिंसक जो कार्य करता है वो टीएमसी में आया है। जो जिहादी घुसपैठिया है उसने बहुत से टीएमसी ज्वाइन किए हैं। तो आपका जो वहां लड़ाई चल रही है वो चल रही है लाल आतंक यानी कम्युनिस्ट मार्क्सवाद के साथ, वामपंथ के साथ और साथ में जिहाद के साथ। तो ये लोग हैं, और जैसे आईएसआईएस की बर्बरता होती है ना, उस तरह की हत्याएं कर रहे हैं। पैटर्न सेम है पूरे बंगाल में। मैं आपको बताती हूँ, हमने जो रिकॉर्डिंग की है टेस्टिमनीज की, विक्टिम्स की, 60 साल की बूढ़ी, 60 साल की दादी, उसका गैंग रेप किया गया 6 साल के उसके पोते के सामने।
पुलिस उसकी एफआईआर लिखने से इनकार कर रही थी। पुलिस कहती है घटना छोटे में लिख दो, एक्यूज का नाम मत दो, लोकल टीएमसी के लोगों का नाम दो। बड़ी मुश्किल से उसकी कंप्लेंट ली गई। 17 साल की लड़की नानी के घर से वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने रोका फॉरेस्ट के पास और कहा तू तो हिंदू की लड़की है ना, हमारा पार्टी आ गया है, अब हम तुझे सबक सिखाते हैं। वहीं गैंग रेप किया गया। दोनों की दोनों बहनों ने आज सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की है कि हमें पुलिस से और रूलिंग पार्टी जो स्टेट में है उससे कोई न्याय की अपेक्षा नहीं है, हमें बचाइए। वो 26 साल की लड़की, उसके फादर के सामने, फादर के यहाँ रिवॉल्वर रखा, उसका गैंग रेप किया गया। फादर ने कहा मुझे मार दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन क्या कहा गया कि हमें टीएमसी के लोग इसी काम के लिए लेकर आए हैं, हिंदू लड़कियों का रेप करना है। ये जिहाद है। ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं। आप विक्टिम से बात कीजिए। मैं तो क्या बोल रही हूँ, विक्टिम्स आपको एक एक बात बताएंगे। दिस इज जिहाद। माँ बेटी का पूर्व वर्धमान में एक ही दिन में एक ही ग्रुप रेप कर रहा है और राशन के बदले बेटी दो। ये वहां कई घरों की कहानी है। तो इतनी भयानक वहां स्थिति है। इसलिए हमने कोशिश क्या की, हमने कहा आज नहीं तो कल न्याय तो मिलना है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सच को आप छुपा नहीं सकते हो, और जो सच है वो समाज शक्ति बनता है, और समाज शक्ति सरकार पे भी प्रेशर डालती है और कोर्ट से भी प्रेशर डालती है कि आप सच को देखते क्यों नहीं हो, आप नोटिस लेते क्यों नहीं हो। इसलिए हमने लगभग ऐसे 20 जो बहुत गंभीर घटनाएं हैं उनको रिकॉर्ड करके, उनकी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करके हमने होम मिनिस्ट्री को सबमिट की है अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में। हम 20 और केसेस हमारे पास हैं जो हम अगले एक हफ्ते में सबमिट करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कि आप देखिए टोटली 40 केसेस हम बता रहे हैं, हम एड्रेसेस के साथ, नाम के साथ दे रहे हैं, इनकी कंप्लेंट्स के साथ दे रहे हैं, इनके पर्टिकुलर्स मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ दे रहे हैं। ये सच जो टेस्टिमनीज हैं इन पर आप संज्ञान लीजिए, और जो कोर्ट्स को करना है, जो सरकार को करना है, इस पर जरूर कीजिए। ये सच है जो हम आपके सामने ला रहे हैं। जी, आप इतना सारा आपने बताया कि आपने डेटा कलेक्ट किया और गृह मंत्रालय में रिपोर्ट भी सबमिट हुई है। यहाँ पर एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है जो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लगातार सवाल किए, और एक आम जनमानस में भी जानने की जिज्ञासा है कि जब इतना कुछ हो रहा है बंगाल में, इतने अत्याचार और इतनी विभत्स घटनाओं के मामले आ रहे हैं, ऐसे में बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता है? क्यों ये जो कुछ आताताई लोग ऐसा कर रहे हैं उनको ऐसा करने की खुली छूट दी जा रही है, जबकि केंद्र में तो बीजेपी की ही सरकार है? देखिए बीजेपी की सरकार है, पर सरकार अपने हिसाब से चलती है। कुछ एक प्रोसेसेस दिए गए हैं, यानी अगर यहाँ कोई घटना होती है तो पुलिस आती है, कोर्ट आती है, कोई कानून बनना होता है तो सरकार आती है। तो यहाँ पुलिस और प्रशासन ने अपना काम नहीं किया, ये कोर्ट के संज्ञान में लाना जरूरी है। कोर्ट पे संज्ञान में आया तो कोर्ट ने डायरेक्शन देना, एफआईआर लॉन्च करो, उनकी मदद करो विक्टिम्स की। तो यहाँ पर एक बात मैं और कहूंगी आपको, आप देखिए अगर सपोज प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता, ठीक है, सोशल मीडिया के प्रेशर में, प्रेसिडेंट रूल यानी आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कहता है कि अगर कहीं भी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है तो वहां पर गवर्नर रेकमेंड करता है और प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। ठीक है जी। ये लग जाता, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता, ममता की जो बर्खास्त सरकार है वो केस फाइल करती, और ममता सरकार क्या कहती, भैया 2 मई से लेकर लगभग 5-6 मई तक जो भयानक यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, पोस्ट पोल वायलेंस हुई है, हम तो तब राज्य में थे ही नहीं, हम तो तब चीफ मिनिस्टर थे ही नहीं, हमने तो 5 तारीख को शपथ ली है, उसके बाद हिंसा को रोका है हमने। 2 से 5 तारीख तक तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का राज था, पुलिस भी उनके पास थी, प्रशासन भी उनके पास था, कर लेते। अब ये एक दलील आ सकती थी, और होता क्या, 5 तारीख तक तो इलेक्शन कमीशन का ही राज था। पर देखिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकता है, इतनी भयानक जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। और पुलिस और प्रशासन को भी ध्यान में आता है कि सत्ता किसकी आई है, सरकार किसकी आई है, वो वैसा ही बिहेव करते हैं। तो अपरोक्ष रूप से तो ममता की सरकार ही थी, पर ऑफिशियली उस समय इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट भी था और उनकी सरकार भी थी। तो इस कारण से इमीडिएटली प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता था। लेकिन बाकी जो हो सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक कमेटी भेज सकती है, वहां से जाकर वो ऑन ग्राउंड बात करके वहां लोगों से मिलकर एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। वो रिपोर्ट सबमिट की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमेटी आई, उसने रिपोर्ट सबमिट की, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर इतना जबरदस्त प्रेशर डाला गया। चीफ सेक्रेटरी होता है चीफ मिनिस्टर का दायां हाथ,
सबसे पावरफुल व्यक्ति, इतना प्रेशर डाला गया कि उसको रिजाइन करना पड़ गया। और मेरे को तो ध्यान है उस समय सीबीआई की ओर से भी रेड डली थी और सीबीआई ने 3 ममता के जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे उनको डिटेन किया और सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया। ममता को सब काम छोड़कर भागकर वहां आना पड़ा। तो प्रेशर तो चारों ओर से जितना डलना चाहिए उतना डल रहा है। ये सरकार है जिसके प्रयासों से और बाकी सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों से राम मंदिर आज बन रहा है। ये सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक को समाप्त किया। ये सरकार है जो सीए लेकर आई। ये सरकार है जिसने धारा 370 को समाप्त किया। तो ये सरकार राष्ट्र प्रेमी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सरकार सरकार के हिसाब से चलती है। ऐसा कोई भी कदम जो आत्महत्या के बराबर होता वो नहीं लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। जी, इसमें मैम कुछ लोगों का तर्क ये भी आया कि बंगाल का जो इतिहास रहा है वो राजनीतिक हिंसाओं से एकदम सराबोर रहा है, रक्त रंजित हिंसाएं वहां पे होती आई हैं। अगर हम बात करें बंग भंग आंदोलन 1905 से लेकर के 100-125 सालों का जो बंगाल का इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास, चाहे वो 47 की विभाजन की विभीषिका हो, चाहे 71 में घुसपैठ की विभीषिका हो, या लगातार कम्युनिस्ट और कांग्रेस के काल में हुई राजनीतिक हत्याएं और अभी जो तृणमूल के काल में चल रही हैं, क्यों बंगाल में ऐसा क्यों होता है? इसका एक अगर हम रूट में जाएं कि आखिर बंगाल में ही क्यों होता है, बाकी किसी स्टेट में तो नहीं होता। देखिए, हम तो जब भी पहले बंगाल के बारे में पढ़ा करते थे पाठ्य पुस्तकों में और कितने महापुरुष हमारे बंगाल से आए, तो एक अलग छवि थी बंगाल की। वो छवि थी कि अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये शांति की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है, ये जनगण मन से वंदे मातरम तक की भूमि है, रविंद्रनाथ टैगोर से सुभाष चंद्र बोस, अरविंद विवेकानंद की भूमि है। लेकिन आप 100 साल से देखिए रक्त रंजित हो रखा है, ग्रहण लगा हुआ है इस पर। और किस लिए आप देखिए 3 बार तो विभाजन हो गया। और जब जब विभाजन हुआ, 1905 में अंग्रेजों ने विभाजन किया, 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ, ये ईस्ट पाकिस्तान बना, और 1971 में बांग्लादेश बन के इस्लामिक राष्ट्र बना। तब भारत के जो हिंदू हैं वो इन जगहों से, ईस्ट बंगाल से विस्थापित होकर शरण लेने के लिए वेस्ट बंगाल और भारत की तरफ आते गए। तो लगातार 100 साल से तो हिंदू शरणार्थी और विस्थापित होकर ही बंगाल से आ रहा है, उस जगह से आ रहा है। और लगातार घुसपैठ भी चलती गई, घुसपैठिए भी आते गए यहाँ पर। तो 3 बार विभाजन का दर्द देखा है और दर्द झेला है बंगाल ने। उसके बाद 3 तरह की सरकारें आई, और सरकारें भी कैसी? कम्युनिस्ट सरकार आई जिसने लगभग 34 साल तक राज किया। कांग्रेस की सरकार आई जिसने लगभग 30 साल तक राज किया। अब ममता बनर्जी की सरकार है जिसमें मुस्लिम्स का वर्चस्व है, वो लगभग 10 साल से राज कर रही है। इन सभी लगभग 70 सालों में अगर आप देखें तो यहाँ वोट बैंक का पॉलिटिक्स खेला गया, यहाँ पर अपीजमेंट की गई। इसलिए आप आज देखिए कितने ही घुसपैठिए बांग्लादेश से बंगाल में आ गए। आधार कार्ड तुरंत बन जाता है, राशन कार्ड तुरंत बन जाता है, मनरेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एकदम आ जाते हैं। कहते ना, आइए ना हमारे बंगाल में, यहाँ सब कुछ एक दिन में मिल जाएगा आपको। तो 27% जनसंख्या जो वहां पर हुई है, डेमोग्राफी चेंज हुई है। यहाँ का भारत का मुसलमान भी था, घुसपैठिया भी था वहां पर। अब 27% वोट बैंक है, जो इसको नर्चर करेगा मुस्लिम वोट बैंक को, सब कुछ उसी का होगा, सरकार उसी की होगी। तो इस कारण से हिंदू हितों का हमेशा यहाँ पर ह्रास हुआ है, वो सेकेंडरी रहे हैं। प्राइमरी रही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। किसने सोचा भी नहीं इनके बारे में। आप देखिए, अगर मैं देखूं 3 तो बड़े हत्याकांड हो गए। आप तो उसमें बहुत छोटे रहे होंगे, मरिया झापी का हत्याकांड 1979 जनवरी में, वहां बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी आकर रह रहा था, 3 तरफ से घेरा गया, सीपीएम की पुलिस ने गोलियां दाग दी, उनको वहां पर समुद्र में कूदना पड़ा, उनको मगरमच्छ खा गए हिंदू शरणार्थियों को, हजारों लोग मर गए। आनंद मार्गी हत्याकांड 1982 अप्रैल में, सन्यासियों का इतना बड़ा समागम हुआ बंगाल में, दोनों ओर से उनको घेर लिया गया और पेट्रोल डालकर जलाया। कितने ही सन्यासी जल गए इसके अंदर। तुम्हारा वहां पर ऐसी इतना बड़ा समागम कम हुआ। सैनबारी हत्याकांड, ये तो कांग्रेस का परिवार था, सीपीएम के लोग आए, दोनों भाइयों को जान से मारा, उनके खून को चावल में मिलाया और कहा मां को खा। इतनी बर्बरता। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो वामपंथ है और जो जिहाद है, ये आईएसआईएस की बर्बरता का ध्यान कराता है। अभी आप देखिए, आपके 2016 में आपके मालदा का हत्याकांड हुआ, कालीचक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। 2016 में दूलागढ़ का जो हत्याकांड हुआ, 1 लाख की भीड़ आई और एक तरफ से हिंदू घरों को जलाती हुई, लूटपाट करती हुई निकल गई। बशीर हाट में तो 17 साल के एक बच्चे ने फेसबुक की पोस्ट डाली थी
पूरा पुलिस स्टेशन घेर लिया गया कि इस लड़के को हमारे हवाले करो, और एक तरफ से हिंदू घरों को जलाते गए। यानी ये तो हमेशा से ही बंगाल में हो रहा है, कितनी बार हो गया, लेकिन सोशल मीडिया उस समय इतना इफेक्टिव नहीं था। मीडिया ने इन रिपोर्ट्स को रोक लिया, चुप हो गए। सभी यहाँ के सीएम्स ने कहा इट्स अ सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। लेकिन आपके हाथ से बंगाल निकल रहा है और हिंदुओं का वही हाल हो रहा है जो बांग्लादेश पाकिस्तान में होता है। किसी ने आगे बोला ही नहीं, किसी ने चिंता भी नहीं की। मैं इसलिए कहती हूँ थैंक्स टू आवर स्टार्स कि आज मोदी सरकार ऊपर है, जो हिंदू विरोधी नहीं, वो किसी के विरोधी नहीं। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कीजिए, यहाँ सेक्युलरिज्म है, सर्वधर्म संभाव है, सभी को समान हक मिलेगा, सभी को न्याय मिलेगा। नीचे सोशल मीडिया है जो चुप नहीं करता, जो किसी संसद सत्ता सरकार का मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया बोलता है, और आज सोशल मीडिया नहीं बोलता, बंगाल का सच नहीं दिखाता, तो शायद इतना बड़ी और भयानक स्थिति वहां हो रखी है ये हमें मालूम भी ना चलता। जी मैम, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हम यहाँ पे थोड़ा सा आपसे करेंगे, क्योंकि आपने दिल्ली राइट्स को लेकर के किताब भी लिखी थी, दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। और बंगाल में भी ऐसी चीजें हैं कि एक तरीके से इसको देखा जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हनन है, क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की आजादी ही नहीं है। आप किसी पार्टी को वोट कर सकते हैं, किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, इसके लिए आपको मार दिया जाएगा। तो ऐसा ही दिल्ली का भी जो वाकया था, मैं आपसे थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि पूरा मामला क्या था, क्यों प्रकाशक ने आपकी किताब छापने से मना कर दिया था, और किताब में ऐसा क्या था, ऐसा क्या तथ्य था जो उन लोगों को लग रहा था कि ये मिसलीड किया जा रहा है सोसाइटी को। देखिए, अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो ये नरेटिव वर्सेस ट्रूथ की लड़ाई थी। हम यहाँ सच दिखा रहे थे, नरेटिव कुछ और कहता था, विमर्श कुछ और कहता था। जो नरेटिव बनाया गया, मैं कहती हूँ कि ये लेफ्टिस्ट जिहादी कॉन्स्पिरेसी थी, जिन्होंने नरेटिव बनाया कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में आएंगे, यहाँ इतना बवाल कर देंगे, यहाँ दंगे कर देंगे और दिखाएंगे कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पे होगी और दुनिया में भारत को डिफेम करेंगे, मोदी सरकार को डिफेम करेंगे, बदनाम करेंगे। ये इनका मंसूबा था। मंसूबे में कहीं ना कहीं तक ये सफल भी हो रहे थे। इनके पास बहुत से सोशल मीडिया के बड़े जायंट्स हैं, जो अब विकिपीडिया देखिए इन्हीं की बात बोलता है। विकिपीडिया में आप हिंदू नहीं, आप दिल्ली दंगे टाइप करेंगे, दिल्ली राइट्स टाइप करेंगे, वो आएगा हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, जो टोटली ऑपोजिट है। तो हम लोगों ने क्या किया, जिया की ओर से हम लोग हमेशा ग्राउंड पर जाते हैं। ग्राउंड पर जाकर हम कोशिश करते हैं कि नरेटिव की धुंधलाहट से दूर होकर हम सच देखें। ग्राउंड हमेशा बोलता है। हम ग्राउंड पर गए, हमने वहां स्टोरीज रिकॉर्ड की, हमने जिस जिसके यहाँ कोई मौत हुई थी, जिस जिसके यहाँ आग जनी हुई थी, जिसके यहाँ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, हमने उस स्टोरीज को रिकॉर्ड किया। उन स्टोरीज को हम दुनिया के सामने लाए, हमने वो रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी, हम वो किताब हमने छापी और ब्लूम्सबेरी ने किताब छापा भी उसको। अब उस किताब में ऐसा कुछ नहीं था, हम केवल सच दिखा रहे थे कि लेफ्टिस्ट जिहादी कॉन्स्पिरेसी से धरने से दंगे तक की कॉन्स्पिरेसी थी, कि शाहीन बाग जैसी एक मुस्लिम कॉलोनी में किस प्रकार से लोगों को रेडिकलाइज किया गया, उनको हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ उकसाया गया और अल्टीमेटली दंगे हो गए। तो धरने से दंगे तक का मॉडल था। हमने वही बताया, सिलसिलेवार बताया। हमने कहा कोई भी आ जाए, हम चैलेंज करते हैं और सच्चाई पर हमसे बात करें, क्योंकि हम जो बोल रहे थे वो जमीन और ग्राउंड बोल रहा था। अब पेट में दर्द हो गया। कारण क्या है, अरे ऐसी किताब हुई ब्लूम्सबेरी छापेगा, आने वाले इतिहास को हम कैसे बता पाएंगे आने वाले जनरेशंस को कि ये तो हिंदुओं ने मारा है मुसलमानों को, हम अपना नैरेटिव कैसे चला पाएंगे। तो ब्लूम्सबेरी ने किताब छाप दी इनकी, जो लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए इकोसिस्टम जो लेफ्टिस्ट का है वो एक्टिव हुआ, और इस इकोसिस्टम में आपके स्वरा भास्कर जैसे और बाकी सेलिब्रिटीज थे, फिल्म स्टार्स थे, आपके वायर और जो भी इस तरह के न्यूज पोर्टल्स हैं वो लोग थे। उसके बाद आपके हिस्टोरियंस थे, डैल रिम्पल और बाकी लोग, वो बाकी वट एवर देयर नेम्स हैं, तो पहली बार इनके नाम सुने थे। और वो जो बाहर रहता है उससे लिखा था मोदी द डिवाइडर इन चीफ, वो लोग थे। मतलब इनमें रिश्ता क्या कहलाता है मैं समझ नहीं पाया। आई नेवर न्यू दीज पीपल एग्जिस्टेड। और ये लोगों ने जैसे एक साथ तार जोड़े और ब्लूम्सबेरी यूके पे प्रेशर डाला, इस किताब को विड्रॉ करो, इस किताब को विड्रॉ करो, ये किताब नहीं आनी चाहिए। किताब से डर जाते हैं और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। आप देखो देश पूरा खड़ा हो गया, नया पब्लिशर आ गया, हम पब्लिश करेंगे, और लाखों किताबें बिक गई। पूरे देश ने कहा तुम्हें हम तमाशा मारेंगे, किताब हम खरीदेंगे।
तो इसलिए ये जो लेफ्टिस्ट जिहादी लोग हैं, ये ना गिनती भर के रह गए हैं, नरेटिव की दुनिया में रह गए हैं। जब जब सच्चाई का थप्पड़ पड़ता है, ये लोग गिर जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि सच के साथ नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगी, आप जैसे लोग जो आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, आप अपने चैनल के थ्रू करते हैं, अपने समय और चर्चा के थ्रू करते हैं, सच दिखाते रहिए, सच बताते रहिए, देश प्रेम की अलख जगाते रहिए। और आप सच के साथ खड़े हैं तो पूरी दुनिया और पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जी मैम, शुक्रिया। हम हमेशा कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो सच है, जो फैक्ट्स है, जो पीछे की सच्ची कहानी है, उसको ही हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। इसीलिए हम आप जैसे महनीय हस्तियों को आमंत्रित करते हैं, ताकि आप आए, अपने अनुभव, अपने जो आपके शोध हैं, उनको आप हमारे दर्शकों के सामने रखें, ताकि उन तक प्रमाणिक जानकारी पहुंच सके। और मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूंगा चैनल के ही माध्यम से, कि दिल्ली दंगों पर हमने बहुत कम वार्ता की, एक संक्षिप्त आपसे मैंने बाइट लिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि कभी आप हमें समय दें और दिल्ली दंगों पर भी हम विस्तार से बैठ के चर्चा करें, ताकि उसके पीछे का जो सच वो भी हमारे दर्शकों को पता चल सके। जरूर करेंगे जी। और हम अपने दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि मोनिका अरोड़ा जी के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.